Hello everyone, welcome back to my channel. In this session we are going to discuss about the computer science paper SEC2, that is Artificial Intelligence for BA, BCom, BFA, BSW, BBA third semester NEP degree examination, which was held in April 2023. तो इस सेशन में बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेपर जो थर्ड सेमेस्टर के बीए, बीकॉम, बीएफए, बीएसडब्ल्यू, बीवीए कोर्स को दिया गया है। और ये सेम पेपर जो बीएससी के स्टूडेंट है, बीसीए, बीबीए, वो स्टूडेंट इसको फोर्थ सेमेस्टर में SEC2 पेपर के तहत पढ़ेंगे। सो द फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स ऑफ BSc, BCA, BBA course will learn this paper in fourth semester. So this is MCQ paper. So total 30 marks will be there. So 30 MCQ questions will be there and 90 minutes duration is given for this paper. तो 90 मिनट का पेपर है और कुल मिला के 30 सवाल होंगे, 30 MCQ क्वेश्चंस होंगे और 30 मार्क्स का प्रश्न है। तो इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया है, प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बोल के। तो आपको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। कुल मिला के 30 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन का एक सही जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा 4 में से, और हर एक सवाल के एक अंक दिए जाएंगे। यानी कुल मिला के आपको 30 सवाल दिए जाएंगे, 30 अंक का ये पेपर होगा। तो 90 मिनट का एक ड्यूरेशन दिया गया है इस पेपर के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि क्या सवाल इस एक अप्रैल 2023 के पेपर में दिया गया है। पहला प्रश्न आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AI। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेपर का शीर्षक ही है। देखिए कई बार जवाब वहीं पे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे टाइटल ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल के, और जवाब आपको मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। सो फुल फॉर्म ऑफ AI बोल के पहला सवाल है, राइट। तो आपको ऑप्शन को चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, पहला ही ऑप्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। फिर भी उसके बावजूद भी आप बाकी के ऑप्शन भी पढ़ लीजिए। द फुल फॉर्म ऑफ AI इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, विच ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ फर्स्ट अडेप्टेड। तो किस साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहली बार अडेप्ट किया गया था। 1950, 1956, 1966 या इनमें से कोई साल नहीं है। तो पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कब अडेप्ट किया गया था, स्वीकारा कब गया था। सही जवाब है 1956। Option B, 1956 is the year the first time AI is adapted. Coming to the third question, what are the elements of AI? So AI के अंदर इनमें से कौन से एलिमेंट मौजूद होते हैं, या AI में इनमें कौन से एलिमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। रीजनिंग, लर्निंग, परसेप्शन, क्या ये तीनों का इस्तेमाल होता है, या तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल होता है, या सभी का इस्तेमाल होता है। तो सही जवाब है ऑल ऑफ दिस, क्योंकि रीजनिंग, लिजनिंग, परसेप्शन, ये तीनों का इस्तेमाल इस एक AI में होता है। सो द एलिमेंट, ऑल द 3 एलिमेंट्स आर यूज्ड इन AI। कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, ह्यूमन इंटेलिजेंस डैश। ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है। ऑप्शन ए, क्रिएटेड बाय डिवाइन इंटेलिजेंस। ऑप्शन बी, प्रोसेस इंफॉर्मेशन स्लोअर। ऑप्शन सी, मे बी सब्जेक्टिव और लेस एक्यूरेट। ह्यूमन इंटेलिजेंस, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहे हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस इनमें से कौन सा है। क्या डिवाइन इंटेलिजेंस है, या प्रोसेस इंफॉर्मेशन स्लोअर, मतलब प्रोसेस इंफॉर्मेशन प्रोसेस क्या स्लो होता है, और क्या ये सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, यानी विषय आधारित भी हो सकते हैं, और लेस एक्यूरेट हो सकते हैं। तो तीनों सही हैं। इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दिस। द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। द ह्यूमन इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ क्रिएटिव बाय डिवाइन इंटेलिजेंस, प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन स्लोअर, एंड मे बी सब्जेक्टिव और लेस एक्यूरेट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ कंसिडर्ड द ब्रांच ऑफ AI। तो हमें क्या ढूंढना है, ब्रांच ऑफ AI, इनमें से कौन सा
एआई का ब्रांच है? क्या साइबर फॉरेंसिक है, या मशीन लर्निंग है, नेटवर्क डिज़ाइन है, या फुल स्टैक डेवलपर है? सही जवाब है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज कंसिडर्ड एज अ ब्रांच ऑफ एआई, जैसे डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये सारे ब्रांचेस है, राइट? So machine learning is a branch of AI. So right answer is question number 5 is option B, machine learning. Next question, question number 6. Dash is a type of intelligence which could perform any intellectual task. इनमें से कौन सा प्रकार का इंटेलिजेंस जो कि इंटेलेक्चुअल टास्क को परफॉर्म कर सकता है? क्या वो नैरो एआई होगा, या सुपर एआई होगा, या जनरल एआई होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? सही जवाब है जनरल एआई, राइट? जनरल एआई इज अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच कुड परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क। किसी भी प्रकार के इंटेलेक्चुअल टास्क को परफॉर्म करने के लिए जनरल एआई इंटेलिजेंस प्रकार का इस्तेमाल होता है, ठीक है? तो हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल एआई इज अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच कुड परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क विथ इफिशिएंसी लाइक ह्यूमन. द आइडिया बिहाइंड द जनरल एआई इज टू मेक सच अ सिस्टम विच कुड बी अ स्मार्टर एंड थिंक लाइक अ ह्यूमन बाय इट्स ओन. यानी कि जनरल एआई एक ऐसा प्रकार का सिस्टम है जो इंटेलेक्चुअल टास्क को बहुत ही अच्छी तरीके से इफ़िशेंटली इंसानों के जैसे परफॉर्म कर सकता है. और ये जो आइडिया है जनरल एआई बनाने के पीछे, ऐसा सिस्टम बनाना जो कि इंसानों के जैसे बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर सके, सोच सके और अपने खुद ही से काम कर सके, तो इसलिए हम जनरल एआई को रेफ़र करते हैं. सो उसी कारण से अगर से प्रश्न आता है कि कौन सा एआई है या किस प्रकार का एक इंटेलिजेंस अपने कामों को खुद ब खुद करता है या इंटेलेक्चुअल टास्क को अपने ओन परफॉर्म कर सकता है, वो है जनरल एआई. क्योंकि नैरो एआई क्या है? डेडिकेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? और अगर से हम सुपर एआई की बात करेंगे तो ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि ह्यूमन इंटेलेक्चुअल को सरपास करके काम कर सकता है. यानी हम कल्पना कर सकते हैं, जैसे फिल्मों में देखते हैं कि ह्यूमन से भी आगे जाके अगर से कोई रोबोट काम कर रहा है तो उसको हम सुपर एआई की श्रेणी में रखते हैं. सुपर एआई इज़ अ लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ अ सिस्टम एट विच मशीन कुड सरपास द ह्यूमन इंटेलिजेंट and can perform any task better than the human with cognitive properties. यानी इंसानों से बेहतर काम कर सकते हैं, वैसे इंटेलिजेंस को हम सुपर एआई बोल के बोलते हैं. तो सही जवाब क्या है? जनरल एआई. 7वां प्रश्न, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज एसोसिएटेड विथ एआई? जब जनरेशन्स ऑफ एआई हम पढ़ते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज जब शुरू होता है थर्ड जनरेशन से, तो प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज को थर्ड जनरेशन लैंग्वेज बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फोर्थ जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज यानी कि नेचुरल लैंग्वेज बोलते हैं. और एआई किसके साथ एसोसिएट करता है? नेचुरल लैंग्वेज के साथ. सो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स इज एसोसिएटेड विथ एआई. तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, fifth. The next question number 8. What are the disciplines required for AI software? AI सॉफ्टवेयर के लिए कौन से डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है? यानी इनमें से कौन से सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल AI सॉफ्टवेयर में किया जाता है? क्या बायोलॉजी होता है, मैथमेटिक्स होता है, या फिर सोशियोलॉजी होता है, या सभी होते हैं? तो सही जवाब है इन सभी का मिश्रण होता है. एआई सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं तो बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, इन सभी को इस्तेमाल किया जाता है. सो ऑल द डिसिप्लिन्स आर रिक्वायर्ड फॉर एआई सॉफ्टवेयर, वेदर इट इज़ बायोलॉजी और सोशियोलॉजी और मैथमेटिक्स और एनी अदर सब्जेक्ट.
Coming to the ninth question, the dash ability to understand the meaning of sound, pitch from rhythm, यानी किस प्रकार के एक क्षमताओं को इस्तेमाल किया जाता है जिसका मीनिंग साउंड, पिच या रिदम से संबंधित होता है। क्या वो म्यूजिकल है, कॉग्निटिव साइंस है, या सोशियोलॉजी है, या इंटरपर्सनल है। The ability to understand the meaning of sound, to understand the meaning of sound, to understand the pitch, to understand the rhythm from that sound or pitch, right? So we use the musical ability. So musical ability to understand the meaning of sound, क्योंकि साउंड आ रहा है देखिए, तो साउंड किससे संबंधित होता है। यूजुअली अगर से हम बात कर रहे हैं तो भी बोलेंगे कि सर वहाँ पे भी वॉइस वर्बल कम्युनिकेशन जब हम करते हैं, और वर्बल कम्युनिकेशन या ओरल कम्युनिकेशन जब किया जाता है, ओरल कम्युनिकेशंस में भी साउंड का इस्तेमाल होता है। स्पेसिफिकली जब म्यूज़िकल एबिलिटी की बात करते हैं तो उस समय पर हम पिच की बात करते हैं, रिदम की बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्षमता किससे संबंधित है, म्यूजिक से संबंधित होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द म्यूजिकल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ साउंड, पिच फ्रॉम रिदम। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एआई। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आइदर प्रश्न में गलती है या फिर ऑप्शन में गलती है। चलिए, जो सवाल है पहले मैं वो सवाल को ख़त्म करता हूँ। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एआई का प्रकार नहीं है, यानी टाइप ऑफ एआई नहीं है। फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एआई। अगर से वीक एआई की बात करूँगा तो वीक एआई टाइप ए में आता है, क्योंकि हमारे पास एआई में टाइप 1, टाइप 2 बोल के हम लोग क्या है क्लासिफिकेशन करते हैं। टाइप 1 में बात करेंगे तो नैरो एआई आएगा, जनरल एआई आएगा, स्ट्रॉन्ग एआई आएगा, ठीक है ना। और अगर से टाइप 2 की बात करेंगे तो रिएक्टिव मशीन्स आएंगे, लिमिटेड मेमोरी आएगा, थ्योरी ऑफ माइंड आएगा, सेल्फ अवेयरनेस आएगा। यानी हम ऑप्शन देखेंगे तो थ्योरी ऑफ माइंड भी है, यानी टाइप 2 से संबंधित है। रिएक्टिव मशीन वो भी टाइप 2 से संबंधित है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ एआई में हम अगर से बात करेंगे, टाइप 1 जो होता है बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज़ होता है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज़ अगर से हम बात करेंगे तो टाइप 1 में आते हैं, और फंक्शनैलिटीज़ से संबंधित बात करेंगे तो वो आते हैं टाइप 2 में आते हैं, ठीक है। तो वीक एआई टाइप 1 का है, और थ्योरी ऑफ माइंड टाइप 2 का है, रिएक्टिव मशीन भी टाइप 2 के हैं, यानी तीनों भी आ रहे हैं। तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे नॉट फाइंड आउट करना है। फॉलोइंग इज नॉट, इनमें से कौन सा टाइप ऑफ एआई नहीं है। तीनों भी एआई के टाइप है, तो ऑल ऑफ दीज अगर से भी मैं टिक करूँगा तो मेरा जवाब गलत हो जाएगा। मुझे नॉट यानी इनमें से कौन सा नहीं है वो पता करना है। तीनों के तीनों हैं, और चौथा ऑप्शन दिया गया है ऑल ऑफ दीज। चौथा ऑप्शन होता नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज मैं टिक करता, ठीक है। आइदर इस नॉट को निकाल देना चाहिए, गलती सिर्फ यहाँ पे हुई है, ठीक है। ऑप्शन में कोई गलती नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एआई, इनमें से कौन सा एआई का प्रकार है, ये सवाल होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो अगर से इस सवाल का जवाब आपने दिया है तो आपको सही 1 मार्क्स आपको मुफ्त में मिलने वाला है, क्योंकि अप्रैल 2023 के एग्ज़ाम जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया है उनको 1 मार्क्स मुफ्त में मिलने वाला है इस सवाल के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, नॉट आएगा तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आना चाहिए। अगर से नॉट निकल जाएगा तो ये सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्चुअल असिस्टेंट। इनमें से कौन सा वर्चुअल असिस्टेंट है ये पता करना है। क्या वो अलेक्सा है, कोर्टोना है, या सिरी है, या सभी है। सिंपल सा आंसर है ऑल ऑफ दिस, क्योंकि अलेक्सा, कोर्टोना, सिरी ये सारे ही वर्चुअल असिस्टेंट है। सो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस। कमिंग टू द 12th नंबर क्वेश्चन, डैश इज अ
dash is beneficial for today's online retailers to deliver an outstanding customer and user experience. तो आज अगर से डैश इज़ बेनिफिशियल फॉर टुडेज ऑनलाइन रिटेलर्स के लिए टू डिलीवर एन आउटस्टैंडिंग कस्टमर एंड यूज़र एक्सपीरियंस, यानी उनके ग्राहकों को बेहतरीन सुविधाएं देना है, सहूलत देना है, यूज़र एक्सपीरियंस कराना है उनको, ठीक है। तो ऑनलाइन रिटेलर्स के लिए आज के दिन इनमें से कौन सा बेहतर विकल्प होगा? क्या वो ई कॉमर्स होगा, क्या वो बैंकिंग होगा, क्या एजुकेशन होगा, क्या वो टूरिज़्म होगा? देखिए सवाल में जवाब छुपा हुआ है टुडेज़ ऑनलाइन रिटेलर किस में आएंगे? बैंकिंग में आएंगे क्या? नहीं आएंगे। टूरिज़्म में रिटेलर्स आएंगे क्या? नहीं आएंगे। एजुकेशन में नहीं आएंगे। इंस्टीट्यूशंस आएंगे, यहाँ पे बैंक सेक्टर आएगा। ऑनलाइन रिटेलर का ये शब्द का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? ई कॉमर्स ट्रेडिंग में होता है। सो ई कॉमर्स इज़ बेनिफिशियल फॉर टुडेज़ ऑनलाइन रिटेलर्स टू डिलीवर एन आउटस्टैंडिंग कस्टमर एंड यूज़र एक्सपीरियंस। सो अगर से आउटस्टैंडिंग कस्टमर एंड यूज़र एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात करेंगे वो बैंकिंग में भी होगा, टूरिज़्म में होगा, एजुकेशन में होगा, सब में होगा। मगर ये ऑनलाइन रिटेलर्स बोल के जो आ रहा है, बैंकिंग में कोई ऑनलाइन रिटेलर होता है क्या? यानी किराना दुकान या ग्रोसरी स्टोर के जैसा कोई होगा क्या? नहीं होगा। टूरिज़्म में नहीं होगा। एजुकेशन सेक्टर में इंस्टीट्यूशंस होंगे जो सर्विसेज देंगे। तो रिटेलर नहीं बोलते हैं हम उनको। रिटेलर किन को बोलेंगे? रिटेलर जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं उनको हम ऑनलाइन रिटेलर्स बोलते हैं, ठीक है। ईबे, फ्लिपकार्ट, ये सारे क्या है? दीज आर द ई कॉमर्स साइट्स विच डिलीवरिंग एन आउटस्टैंडिंग customer and user experiences, right? And e-commerce is helping to benefit those customers and user experiences, so we can able to deliver an outstanding customer service. तो हम बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस दे सकते हैं अपने ग्राहकों को। कब दे सकते हैं? जब मैं ई कॉमर्स का इस्तेमाल करूंगा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एआई इन टूरिज़्म? तो टूरिज़्म से संबंधित प्रश्न हैं। तो जो सेकंड चैप्टर है एआई बुक में, एप्लीकेशंस ऑफ एआई बोल के, उस एप्लीकेशंस ऑफ एआई में यहाँ पे टूरिज़्म बोल के आएगा। सो टूरिज़्म से संबंधित ये प्रश्न है कि क्या एडवांटेजेस मिलेंगे हमें अगर से एआई का इस्तेमाल हम टूरिज़्म में करेंगे तो, ठीक है। पहला ऑप्शन बोलता है प्रेडिक्टिव ट्रैवल चॉइस, इंप्रूव द कस्टमर सर्विस, इफिशिएंट वर्क, ऑल ऑफ दीज। यानी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ट्रैवल चॉइसेस को। सही है, एआई इस्तेमाल करेंगे तो प्रिडिक्शन कर सकते हैं, राइट। प्रिडिक्शन करके हम जान सकते हैं कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं। सो टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए ये बेहतर है कि हम प्रिडिक्ट करके जानकारी हासिल कर सकते हैं कि किस प्रकार के फ्यूचर प्लान कस्टमर चाहता है या कर रहा है। और दूसरा बोलता है इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। जाहिर सी बात है एआई अगर से किसी भी बिज़नेस में हम इस्तेमाल करेंगे तो हम कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव भी कर सकते हैं और हमारे कामों को आसानी से कर सकते हैं, एफिशिएंट वर्क भी होगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। The right option is all of these, option D. Question number 14, AI with answering system was developed by, यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आंसरिंग सिस्टम किसने डेवलप किया था, ये सवाल है। तो इसका सही जवाब है IBM। सिस्को नहीं, TCS नहीं, इन्फोसिस नहीं, IBM ने पहली बार डेवलप किया था। AI विथ आंसरिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय IBM कॉर्पोरेशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15, रोल ऑफ AI इन हेल्थ केयर। सो हेल्थ केयर में AI का पात्र क्या है? देखिए AI के जहाँ पे हम बात करेंगे तो मेडिकल इंडस्ट्री में सभी जगह पे आजकल ट्रीटमेंट के लिए, सर्जरीज़ के लिए एंड
डॉक्टर्स अपने प्रिस्क्रिप्शन को पेशेंट को देने के लिए, सभी के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है एआई, किस प्रकार के एक रोल को निभा रहा है हेल्थ केयर में? अर्ली डायग्नोसिस को हेल्प कर रहा है क्या? मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड कर रहा है क्या? या एक्यूरेट ऑफ कैंसर डायग्नोसिस हो रहा है, या ये सारे काम कर रहा है? ठीक है, सर्जरीज तो करता ही है। ठीक है, मेडिकल ट्रेनिंग भी देता है, फैसिलिटीज़ को रीच कराने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, अर्ली डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और एक्यूरेट कैंसर डायग्नोसिस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सही जवाब है ऑल ऑफ दीज। द 15th क्वेश्चन आंसर इज क्वेश्चन नंबर 15। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। Question number 16. What are the advantages of AI in agriculture? एग्रीकल्चर में AI का क्या एडवांटेज है? AI अगर से एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करेंगे तो क्या फ़ायदे होने वाले हैं? क्या क्लाइमेट चेंज के बारे में जानकारी देगा, फूड सिक्योरिटी के बारे में जानकारी देगा, और अगर से इसका AI का इस्तेमाल करेंगे तो क्या वो हमारे उत्पन्न को ज़्यादा करेगा, इम्प्रूविंग द क्रॉप यील्ड? ऑल ऑफ दिस, क्या ये सारे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ, एग्रीकल्चर से हम क्लाइमेट चेंज के बारे में, जिससे कि एग्रीकल्चर को हेल्प होता है, फूड सिक्योरिटी, कौन सा क्रॉप ज़्यादा पैदावार हम कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, फुल फॉर्म ऑफ OCR। सो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन भी बोलते हैं, रीडर भी बोलते हैं। अगर से दोनों ऑप्शन दिया गया है जैसे कि इस प्रश्न में दिया गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन को टिक करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कोर्टाना वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर। कोर्टाना किसके लिए बनाया गया है, यानी किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया है? सो कोर्टाना वॉज डेवलप्ड फॉर विंडोज़। तो विंडोज़ के लिए क्या है, जो कोर्टाना नामक एक कोर्टाना नामक जो क्या बोलेंगे इसको हम, कोर्टाना एक वर्चुअल असिस्टेंट है। ठीक है, ये वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना कोर्टाना नाम का, ये कोर्टाना विंडोज़ के लिए बनाया गया है। ठीक है, सो इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर विंडोज़, बट नाउ इट कैन ऑल्सो बी फाउंड ऑन द एंड्रॉयड बेस्ड platform. So if you are using Android, so you can find Cortana in Android also, but it is originally developed for Windows बोल के कहा जाता है, यानी कि ओरिजिनली इसको बनाया ही विंडोज़ के लिए है। इवन एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड में भी कोर्टाना का इस्तेमाल होता है, किया जाता है। अगला प्रश्न है 19वां, विच इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ AI, यानी इनमें से कौन सा AI का एप्लीकेशन नहीं है? क्या गेमिंग नहीं है, क्या ट्रैवल नहीं है, क्या बैंकिंग नहीं है, या इनमें से सही जवाब कौन सा भी नहीं है? यानी तीनों भी एप्लीकेशन है। ठीक है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है? नॉट एन एप्लीकेशन। ट्रैवल, गेमिंग, बैंकिंग, ये तीनों भी AI के एप्लीकेशंस है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, राइट? Okay, coming to question number 20, that is Facebook, Twitter, Instagram are the examples of dash। क्या वो स्मार्टफोन ऐप्स है, क्या वो सोशल मीडिया फीड्स है, क्या दोनों है, या नन ऑफ दीज है? तो सही जवाब है नन ऑफ, सॉरी, बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि स्मार्टफोन ऐप्स में भी आपको फेसबुक ऐप मिलेगा, ट्विटर ऐप मिलेगा, इंस्टाग्राम ऐप मिलेगा। ठीक है, और ये तीनों भी सोशल मीडिया फीड्स है। अगर से ऐप्स के जगह पे दूसरा कोई ऑप्शन होता तो मैं सोशल मीडिया फीड्स के साथ जाता। तो अभी के लिए अगर से इस प्रश्न का जवाब अगर से चाहिए तो वो है बोथ ऑफ दीज।
चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू एज एआई प्रोफेशनल्स, यानी एक एआई का प्रोफेशनल बनने के लिए कौन से स्किल होना ज़रूरी है। अ ट्रेनिंग टू बिकम एन एक्सपर्टाइज, अ गुड नॉलेज ऑफ मैथ्स एंड साइंस इज रिक्वायर्ड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑल ऑफ दीज। देखिए एक स्किल्ड एआई प्रोफेशनल बनना है तो इनमें से सारे रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करना है। एक अच्छा ट्रेनिंग लेके आप एक्सपर्टाइज से ट्रेनिंग लेके एक अच्छा एआई प्रोफेशनल बन सकते हो। उसके लिए आपके पास अच्छा मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए गणित और विज्ञान में, और साथ ही साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तो आप बन सकते हैं। तो सही जवाब है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 22 डैश इज द रीज़न चैटबॉट इज यूज्ड इन ई कॉमर्स। किस काम के लिए या किस रीज़न के लिए चैटबॉट ई कॉमर्स में इस्तेमाल किया जाता है। क्या वो चैटबॉट अवेलेबल रहते हैं 24/7, या फिर डेटा ड्रिवन एंड एंगेजिंग, डेटा को ड्राइव करके देते हैं, एंगेज करते हैं कस्टमर्स को, क्या उस कारण से, या इन दोनों कारण से, या इनमें से कोई नहीं है। देखिए द रीज़न इज इट इज़ अवेलेबल 24/7, chatbots are available 24/7 and it drives the data driven activities are performed by the chatbots and it engage the customer, right? So therefore option C is the right answer, both of these. Okay, coming to next question, question number 23 dash are the characteristics of robots. इनमें से कौन से गुण लक्षण रोबोट के हैं। क्या रोबोट में सेंसर्स होते हैं, एक्चुएटर्स होते हैं, या फिर सिर्फ प्रोग्राम्स होते हैं, या ये सभी होते हैं। सही जवाब है सही, ऑल ऑफ दिस, सभी होते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द वेरी फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट। इनमें से कौन सा दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है। क्या वो आसिमो है, या सूफिया है, या पेपर है, या रोमियो है। तो सही जवाब है सूफिया। ठीक है, तो क्या पहचानना है, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट्स है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजीनियरिंग डील्स विथ मशीनरी एंड स्ट्रक्चर ऑफ रोबोट्स। यानी इनमें से कौन सा इंजीनियरिंग फील्ड है जो डील करता है मशीनरी और मशीनरी के स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए रोबोट्स में, राइट? क्या वो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, या कंप्यूटर है, या ये सभी है, राइट? सवाल को और एक बार मैं पढ़ता हूँ, इनमें से कौन सा इंजीनियरिंग डील करता है मशीनरी और स्ट्रक्चर्स को, right? Which of the following engineering deals with the machinery and structure of robots? The right answer is mechanical engineering deals with machinery and structure of robot. क्योंकि मशीनरी और स्ट्रक्चर किससे संबंधित होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित होता है, इलेक्ट्रिकल से नहीं, कंप्यूटर से नहीं। सो उस कारण से क्या है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ मशीनरी और स्ट्रक्चर ऑफ रोबोट के बारे में, तो उस कारण से सही जवाब है मैकेनिकल engineering. So right answer is option number B for 25th question. Question number 26, a robot's arm is also known as its, यानी रोबोट का जो आर्म होता है उसको हम यूजुअली मैनिपुलेटर बोलते हैं। ठीक है, मैनिपुलेटर। यहाँ पे क्या है, ऑल्सो नोन एज इट्स, यानी अगर से रोबोट आर्म इज ऑल्सो नोन एज बोल के अगर से दिया जाता, और अगर से मैनिपुलेटर जो दूसरा अगले सवाल में यहाँ पे दिया गया है, ये अगर से यहाँ पे ऑप्शन होता तो मैं मैनिपुलेटर के साथ जाता, मगर एज इट्स बोल के दिया गया है तो मैं जाऊँगा एंड इफेक्टर के साथ, राइट? जो हाथ होता है, हाथ का सबसे निचला हिस्सा जो होता है, उंगलियाँ, पाम जो होता है ना, उस रोबोट के हिस्से को, आर्म के उस हिस्से को क्या बोलते हैं, एंड इफेक्टर बोलते हैं। सो
A robot's arm is also known as its end effector. So option C is the right answer. ड्राइवर्स आर कॉल्ड, यानी ड्राइवर्स को क्या कहते हैं रोबोट्स में, एआई फील्ड में ड्राइवर्स को क्या कहते हैं? तो एआई में हम रोबोट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो ड्राइवर्स आर कॉल्ड एक्चुएटर्स, मैनिपुलेटर्स, सेंसर्स और कंट्रोलर्स। देखिए मैनिपुलेटर तो नहीं हो सकता क्योंकि 26th क्वेश्चन में ही मैंने बोला है रोबोट्स आर्म इज known as manipulator, is also known as its end effector। ये दोनों भी आ सकते हैं, ठीक है। सवाल अगर से सिर्फ आर्म इज कॉल्ड एज बोल के पूछा जाता तो मैनिपुलेटर ऑल्सो नोन एज इट्स बोल के पूछा गया है, उसलिए एंड इफेक्टर आएगा। उसी प्रकार से ड्राइवर्स आर कॉल्ड तो मैनिपुलेटर तो हो नहीं सकता, ठीक है। सेंसर सेंसिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है तो कंट्रोल तो वो ड्राइवर नहीं करेगा, तो यहाँ पे कंट्रोलर या फिर एक्चुएटर ये दोनों में ही आ सकता है, ठीक है। तो सही जवाब है ड्राइवर्स आर कॉल्ड एज एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स बोलते हैं इसको, एक्चुएटर्स आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, हु कॉइन्ड द वर्ड रोबोट? जैक्वस, कार्ल कोपैक, नॉर्बर्ट विनर, इसाक एसिमो। यानी किसने रोबोट शब्द का इस्तेमाल किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्ल कोपैक्स। सो कार्ल कोपैक्स ने रोबोट वर्ड का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो पहला जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने, कार्ल कोपैक्स ने क्या किया है, इस रोबोट शब्द को इस्तेमाल किया, तो रोबोट बोल के इन्होंने कॉइंड किया बोल के हम बोलते हैं, ओके। सो ये जो शब्द है 1920 में रोबोट क्या किया गया है बोले तो रोबोटा शब्द से लिया गया है, राइट। रोबोटा शब्द से रोबोट आया। सो रोबोट को क्या है, इस शब्द का इस्तेमाल या इसका प्रयोग क्या है 1920 में कार्ल कोपैक्स के द्वारा किया गया था, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स? यहाँ पे नॉट लग रहा है, देखिए कभी भी सवाल पढ़ते समय नॉट देखना है, नॉट है या नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स अगर से इसमें होता तो मेडिसिन फील्ड में भी रोबोट है, यानी मेडिकल फील्ड में भी, मिलिट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है, मगर नॉट फाइंड आउट करना है हिल्स में इस्तेमाल किया जाता है, नहीं, अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं। तो सही जवाब क्या है, हिल्स। आखिरी सवाल, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रियल रोबोट्स? इंडस्ट्रियल रोबोट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, मिनिमाइजिंग द मैन पावर, इन्हांस द लाइफ ऑफ मशीन, ऑल ऑफ दिस। प्रोडक्टिविटी को यानी कि प्रोडक्शन को ज़्यादा करने के लिए इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, या इंडस्ट्रियल रोबोट को इस्तेमाल किया जाता है, या सिर्फ ह्यूमन पावर को मिनिमाइज़ करने के लिए, कम करने के लिए, या फिर मशीनरी के लाइफ को बढ़ाने के लिए, या इन सभी कामों के लिए? सही जवाब है इन सभी कामों के लिए। यानी कि जब हम इंडस्ट्रियल रोबोट इस्तेमाल करते हैं तो वो तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ करता है, मैन पावर को भी कम करता है, मशीन के लाइफ को भी इन्हांस करता है। तो ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर। So this is all about what we have in the April 2023 paper, right? So this is the paper for the BA, BCom, BFA, BSW, BVA third semester NEP degree examination. तो ये पेपर था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि अप्रैल 2023 में BA, BCom कोर्स वालों ने ये पेपर लिखा है। तो अभी जो बाकी बचे कोर्सेस है, यानी जो कोर्सेस इस एक यहाँ पे मेंशन्ड नहीं हैं, बाकी सारे डिग्री कोर्सेस के विद्यार्थी, जैसे BSc नहीं है यहाँ पे, BCA नहीं है, BBA नहीं है,
ठीक है, तो वो कोर्स के विद्यार्थी क्या है, इसी पेपर को 4th सेमेस्टर में वो अटेम्प्ट करेंगे। होप आपको सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, आइडिया भी मिल चुका होगा कि किस प्रकार का एक प्रश्न पत्रिका आने वाला है, क्वेश्चन पेपर आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है 4th सेमेस्टर में, और किस प्रकार के प्रश्न होंगे, किस प्रकार के आंसर आपको देने हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा। अगर से और भी कोई सवाल जवाब है तो वो सवाल आप अपने कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियोस, सिलेबस और अनेकों जानकारियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।